ओके चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 7 और क्या नाम है इस चैप्टर का? बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018। सबसे पहले तो हमको ये बताइए, ये शब्द सुना है आज से पहले? बायबैक कहाँ सुना है? कंपनी लॉ में सुना है? सिर्फ सुना है कि आता है? आता है, सारे प्रोविजंस अच्छे से आते हैं। देखिए इतने इजी चैप्टर्स दिए हुए हैं कैपिटल मार्केट के अंदर। जो बायबैक आपने कंपनी लॉ के अंदर किया था बस वही चीज यहाँ पर रिपीटेड है। बस डिफरेंस क्या होगा, वहां पर आपने बायबैक प्रोविजंस पढ़े थे किसके हिसाब से? कंपनीज एक्ट के हिसाब से। और यहाँ पर हम लोग बायबैक रेगुलेशंस पढ़ने वाले हैं सेबी की रेगुलेशन। इसका मतलब अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी बायबैक करती है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट वाले प्रोविजंस जो आपने कंपनी लॉ के अंदर पढ़े, ठीक है। और अगर कोई लिस्टेड कंपनी बायबैक करती है तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस तो लगेंगे ही साथ सेबी रेगुलेशन। ओके, तो सेबी ने भी बायबैक के लिए यही कहा है कि कंपनीज एक्ट के जो रेगुलेशंस हैं वो तो हमें फॉलो करने ही है, प्लस हम कुछ एडिशनल कंडीशंस बताएंगे और हम मेथड्स बताएंगे कि किस किस तरीके से बायबैक किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म बायबैक। कौन क्या खरीद रहा है? कंपनी अपने शेयर्स खरीद रही है अपने ही शेयर होल्डर से। सबसे पहली चीज स्टेप 1 तो ये होता है कि जब कोई कंपनी बनती है तो कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को देती है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज नोन एज इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। इससे लोगों के पास कंपनी के शेयर्स आ जाते हैं। लेकिन कई बार कंपनी को ऐसा लगता है कि हम अपनी कैपिटल को कम करना चाह रहे हैं, हम अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को ऑफर देती है कि आप अपने शेयर हमको बेच दीजिए। नॉर्मली शेयर होल्डर्स को अगर शेयर बेचना होता है तो वो कहाँ बेचते हैं? स्टॉक मार्केट में या किसी इंडिविजुअल पर्सन को। यहाँ पर शेयर होल्डर अपना शेयर बेच रहे हैं वापस किसको? कंपनी को। तो अगर मान लीजिए हम आपसे ये कहें कि कंपनी का शेयर मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है, कंपनी बायबैक करने का जो ऑफर देगी वो 100 रुपए से ज्यादा का दे कि कम का दे? पहले क्वेश्चन समझिए, मार्केट में शेयर 100 रुपए का बिक रहा है, अगर एक शेयर होल्डर अपना शेयर मार्केट में बेचने जाएगा तो उसको कितने रुपए मिल जाएंगे? 100। आज कंपनी अपने शेयर होल्डर से कह रही है हम तुमसे तुम्हारा शेयर खरीदने को तैयार है। कंपनी कितने का ऑफर दे? ज्यादा का कि कम का? ज्यादा का। कंपनी ये कहेगी अपने शेयर होल्डर से कि भाई अगर तुम मार्केट में शेयर बेचने जाओगे तो तुम्हारा शेयर 100 रुपए का बिकेगा, हम तुमसे 110 रुपए में लेने को तैयार। जैसे शेयर होल्डर्स को मार्केट में प्राइस मिलता है वैसे ही यहाँ पर कंपनी एक प्राइस कोट करेगी और कंपनी कहेगी इस प्राइस पे हम आपका शेयर आपसे खरीदना चाहते हैं। जब एक बार कंपनी ने वो शेयर अपने शेयर होल्डर से खरीद लिया, अब क्या किया जाता है उस शेयर का? क्या करते हैं उस शेयर का? देखा जाए तो टेक्निकली अब कंपनी का शेयर कंपनी के पास वापस आ गया। अब इस शेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, और इसको खत्म करते ही कंपनी की कैपिटल क्या हो जाएगी? रिड्यूस। आई होप आपको इतनी बात समझ में आती है कि जब कंपनी बायबैक करेगी तो कंपनी की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब कंपनी शेयर देती है दैट इज इशू ऑफ शेयर, और जब कंपनी अपना शेयर अपने ही शेयर होल्डर से वापस खरीद लेती है दैट इज व्हाट इज नोन एज बायबैक। ओके, चलिए Introduction. The corporates adopt various tools of mergers, amalgamations and takeover for restructuring the business. All these activities in turn impact the functioning of capital market, more particularly the movement of share prices. As the shares of companies are held by different segments of society, that is entrepreneurs, body of corporate, institutional investors, individual shareholder, it is reasonable that there should be equality of treatment and opportunities to all the shareholders. Second paragraph में देखिए इन्होंने कहा है similarly buyback of share is a corporate financial strategy which involves repurchase of its outstanding shares by a company. Repurchase of its shares, किसने अपने शेयर वापस खरीद लिए? कंपनी ने। पहले कंपनी ने वो शेयर इशू करे थे और आज कंपनी ने मार्केट से अपने ही शेयर वापस खरीद लिए,
और इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? बायबैक. कंपनीज जनरली बायबैक शेयर्स इन ऑर्डर टू रीऑर्गेनाइज इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर. कई बार क्या होता है, कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करना चाहती है. फॉर एग्जांपल, कंपनी के पास बहुत सारे शेयर्स हैं, कंपनी ने अपने बहुत सारे शेयर मार्केट में इशू करके रखे हैं, तो कंपनी ये कह रही है कि हम अपने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट से कम करना चाहते हैं. तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम मार्केट से कम करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका क्या हुआ? बायबैक. कंपनी अपने शेयर वापस खरीद लेगी और वापस खरीद के वो शेयर्स डिस्ट्रॉय कर देगी. ओके. बायबैक लीड्स टू, मार्क करिए, बायबैक लीड्स टू रिडक्शन इन आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स व्हिच में लीड टू इंप्रूवमेंट इन अर्निंग पर इक्विटी शेयर. अर्निंग पर इक्विटी शेयर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ईपीएस. सुना है आपने? ईपीएस मतलब क्या हुआ? अर्निंग पर शेयर. जरा बताइए ये अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होता है? फॉर्मूला बताइए क्या होता है ईपीएस का? टोटल अर्निंग्स, कंपनी की जितनी अर्निंग्स हैं या अर्निंग्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स या शेयर्स रादर. ओके. टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर. इसका मतलब अगर मान लीजिए हम ये कहें कि कंपनी की टोटल अर्निंग 100 है और 10 शेयर्स हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, 10 शेयर्स हैं और 100 रुपए की अर्निंग है, इसका मतलब अर्निंग पर शेयर कितना हो गया? 10. यानी हर शेयर को कितना रुपए मिलेगा? 10 रुपए मिलेगा. अब इस सिचुएशन में अगर हम आपसे कहें कंपनी ने बायबैक कर लिए अपने 5 शेयर्स, ठीक है, यानी कंपनी की अर्निंग आज भी 100 है, लेकिन अब उनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 5. नंबर ऑफ शेयर 5 कैसे हुए? पहले कंपनी के पास 10 शेयर थे, कंपनी ने 5 शेयर बायबैक कर लिए. 5 शेयर बायबैक करने का मतलब ये 5 शेयर रिड्यूस हो गए. अब शेयर कितने बचे? 5. तो जरा इसको कैलकुलेट करके बताइए अब ईपीएस कितना आएगा? कैलकुलेटर यूज कर लीजिए. डाउट हो रहा है आपको? नहीं. इस वाली फर्स्ट वाली सिचुएशन में ईपीएस कितना आया था? 10. सेकेंड वाली सिचुएशन में ईपीएस कितना आएगा? 30. पक्का 20? बोलते बोलते इतना डर क्यों लगता है आपको? कोई ऐसी मैथमेटिकल चीज जरा सी आती है, 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी आप डरेंगे कि हमारे जमाने में तो 1 ही आता था, अब पता नहीं क्या आता हो. हाँ, कितना आएगा? 20. तो आप देखिए पहले ईपीएस 10 था, अब ईपीएस 20 हो गया. अगर आप इसको थ्योरेटिकली भी समझे तो 100 रुपए पहले 10 शेयर में बट रहे थे, वही 100 रुपए अब 5 शेयर में बटेंगे, तो पर शेयर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब जब बायबैक होगा तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर? ठीक है, चलिए. तो देखिए लिखा हुआ है बायबैक लीड्स टू रिडक्शन इन आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर व्हिच में लीड टू इंप्रूवमेंट इन अर्निंग पर इक्विटी शेयर and enhance the return on net worth and create long-term value for continuing shareholders. In India, ये पैराग्राफ जरा मार्क करिए. बाहर की कंट्रीज में क्या होता है जरा सुनिए. बाहर की कंट्रीज में बायबैक कैसा होता है, जैसे उन्होंने बायबैक करे और बायबैक करके उन शेयर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया. हमारी कंट्री में बायबैक कैसा होता है, जैसे कंपनी के पास 100 शेयर थे, कंपनी ने 50 शेयर बायबैक करे और 50 शेयर बायबैक करने के बाद उन शेयर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया. ठीक है. बाहर की कंट्रीज में क्या होता है, वो बायबैक कर लेते हैं लेकिन बायबैक करके शेयर को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, सो दैट लेटर ऑन वो शेयर दोबारा री इशू किए जा सके. ठीक है. तो बाहर इसको ट्रेजरी ऑप्शन कहते हैं. बाहर की कंट्री में ऐसा सिस्टम होता है कि हमने बायबैक किया, बायबैक करके वो शेयर हमने डिस्ट्रॉय नहीं करे, अपने पास ही रखे हैं, और जब कंपनी का मन होगा तो वही शेयर्स कंपनी दोबारा री इशू कर देगी. लेकिन हमारी कंट्री में ये सिस्टम फॉलो नहीं होता. हमारी कंट्री में क्या होता है देखिए, इन इंडिया while buyback is not permitted as a treasury option under which securities may be reissued later, a company can resort to buyback to reduce the number of shares issued and return the surplus cash to the shareholder. Okay? तो बाहर क्या होता है, बाहर बायबैक करने के बाद उन शेयर्स को डिस्ट्रॉय ना करके अवेलेबल रखते हैं ताकि फिर कभी री इशू किया जा सके. हमारी कंट्री में बायबैक करने के बाद उन शेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. अब अगर कंपनी को दोबारा कभी इशू करना पड़ा तो उसको
नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, वही शेयर दोबारा रीइशू नहीं हो सकते। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? सिंपल है, ठीक है। Background: the objective of notifying the SEBI buyback regulation was to simplify the language of buyback regulation. पहले देखो buyback regulation 1998 थी, SEBI की buyback regulation 1998 थी, फिर उसको चेंज किया गया, अमेंडमेंट आया, इंप्रूवमेंट किया, और अब ये लेटेस्ट वाली रेगुलेशंस हैं 2018 की। Redundant provisions: removing redundant provisions and inconsistencies, updating the reference to the new Companies Act and other new SEBI regulation. तो कुल मिला के इस पोर्शन में सिर्फ इतना बता रहे हैं कि पहले 1998 की रेगुलेशंस थी, उन रेगुलेशंस को इम्प्रूव किया गया, और इम्प्रूव करने के बाद अब हम लोग फाइनली जो रेगुलेशंस पढ़ेंगे वो कौन सी है? सेबी रेगुलेशंस 2018। 1998 को खत्म कर दिया गया है और 2018 वाली रेगुलेशंस को लॉन्च कर दिया गया है। एनी डाउट? ओके, अब इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायबैक। ओके, देखते हैं जरा बायबैक करने के क्या क्या पर्पस हो सकते हैं। बायबैक इज अ प्रोसेस वेयर बाय अ कंपनी परचेजेस इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फ्रॉम द होल्डर्स देयरऑफ। इस लाइन में कोई दिक्कत? कह रहे हैं बायबैक एक प्रोसेस है जहां कंपनी ने अपने खुद के शेयर परचेज कर लिए हैं अपने ही शेयर होल्डर्स से, टू स्ट्रैटेजिकली इंक्रीज प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग। जरा ये लाइन समझते हैं, इंक्रीज प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है। हम लोग अगर नॉर्मली समझे तो ओनर्स, वी कैन से वही ओनर्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए कंपनी बनी, ठीक है, उस कंपनी में मान लीजिए प्रमोटर्स ने ये कहा कि हम अपने पास लेट से 20 शेयर्स रखेंगे, कंपनी 100 शेयर्स निकालेगी, 20 शेयर प्रमोटर कह रहे हैं हम अपने पास रखेंगे, और हम पब्लिक को दे देते हैं कितने शेयर्स? 80 शेयर्स। पहले बताइए आपको ये चीज समझ में आ रही है, प्रमोटर के पास होना शेयर और पब्लिक के पास होना, ठीक है। तो मान लीजिए रिलायंस कंपनी में अंबानी ने कहा 20 शेयर्स हम अपने पास रखेंगे और 80 शेयर हम पब्लिक के लिए निकाल देंगे। पब्लिक के लिए शेयर निकालने का मतलब एनीबडी फ्रॉम द पब्लिक कैन परचेज दो शेयर्स, ठीक है। अब कंपनी बायबैक करना चाह रही है। बायबैक का मतलब पब्लिक के पास जो शेयर्स हैं वो उनसे खरीद लिए जाएंगे, ठीक है। यहां पर नॉर्मली क्या होगा, अगर पब्लिक के शेयर्स हमने खरीद लिए तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? रिड्यूस, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली देखें, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रमोटर के पास इस टाइम कितने परसेंट शेयर होल्डिंग है? कैसे निकाला? पक्का 100 में से अगर 20 शेयर्स हैं, जैसे आपके 100 में से 20 नंबर आए फॉर एग्जांपल, नहीं मैम ये एग्जांपल नहीं मंजूर है ना, तो अगर 100 में से 20 नंबर आए हैं किसी के, तो कितने परसेंट नंबर आए हैं? 20, ठीक है। तो कंपनी के पास 100 शेयर थे, प्रमोटर के पास 20 थे, तो उसके पास 20% शेयर होल्डिंग है, और पब्लिक के पास कितने शेयर्स थे? 80, यानी इनके पास कितनी परसेंट शेयर होल्डिंग थी? 80%। अब मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि कंपनी ने 50 शेयर्स बायबैक कर लिए, ठीक है, पब्लिक से 50 शेयर्स ले लिए, यानी पहली चीज तो बताओ अब पब्लिक के पास कितने बचे? 30 शेयर्स। क्यों? क्योंकि 50 इनके बायबैक हो गए, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, कंपनी में अब टोटल शेयर्स कितने हैं? 50, जिसमें से 20 किसके पास हैं? प्रमोटर के पास, और 30 किसके पास हैं? पब्लिक के पास। अल्टीमेटली अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्रमोटर्स की परसेंटेज शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो गई होगी। करके देखिए हमने क्या बोला, आपको समझ में आया? प्रमोटर्स की परसेंटेज शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो गई होगी। जरा करके बताइए, प्रमोटर के पास कितना परसेंट है और पब्लिक के पास कितना परसेंट है? करिए कैलकुलेटर से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रजिस्टर में लिख के कर लो, ऐसे डिवाइड करके और सब। अच्छा, कुछ लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा, वो सब ठीक कर रहे हैं, करें क्या? करना क्या है? हमने आपसे कहा टोटल 50 शेयर्स हैं, जिसमें से 20 प्रमोटर्स के पास है, तो प्रमोटर के पास कितना परसेंट शेयर होल्डिंग है? कितना आया? 40, पक्का 40। तो इनके पास 40% है और इनके पास बाय डिफॉल्ट 60। बताइए परसेंटेज शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुई कि नहीं?
पहले इनके पास कितना था, अब इनके पास कितना है 40। अब 1 मिनट के लिए शांत रह के पूरा समझो हुआ क्या यहाँ। हम लोग जो बात डिस्कस कर रहे थे, हम लोग बस ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि बायबैक से कई बार प्रमोटर्स की परसेंटेज शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो जाती है। अब हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि बायबैक करने से प्रमोटर्स की परसेंटेज शेयर होल्डिंग कैसे इंक्रीज होती है, वो चीज हमने आपको प्रैक्टिकली बताई। ठीक है, हमने एग्जाम्पल शुरू यहाँ से किया था कि एक कंपनी है जिसके पास टोटल 100 शेयर्स हैं। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया तो कॉन्सेंट्रेट करना ध्यान से। कंपनी के पास टोटल 100 शेयर्स हैं। इज इट विजिबल टू एवरीवन? आई थिंक पीछे विजिबल है सबको। ओके, कंपनी के पास टोटल 100 शेयर्स थे, जिसमें से 20 शेयर्स प्रमोटर्स के पास थे। अगर 100 में से 20 शेयर प्रमोटर्स के पास थे तो उनका परसेंटेज होल्डिंग कितना हुआ 20%। पब्लिक के पास 80 शेयर्स थे, यानी पब्लिक की परसेंटेज कितनी हुई 80%। अब कंपनी ने क्या कहा कि हम पब्लिक से 30 बल्कि 50 शेयर्स का बायबैक करेंगे। ठीक है, 50 शेयर्स का बायबैक होने का मतलब 50 शेयर हमने पब्लिक से ले लिए और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर बचे कितने 50। प्रमोटर के पास तो आज भी 20 है क्योंकि हमने उनसे बायबैक किया ही नहीं था। पब्लिक के पास 80 थे, अगर 50 बायबैक हो गए तो पब्लिक के पास कितने बचे 30। यानी आज की सिचुएशन ये है कि कंपनी के पास कुल 50 शेयर्स हैं, जिसमें से 20 प्रमोटर के पास है और 30 पब्लिक के पास। पहले प्रमोटर के पास 100 में से 20 शेयर्स थे, यानी 20%। आज प्रमोटर के पास 50 में से 20 है, यानी 40%। अगर आप ध्यान दें तो प्रमोटर के शेयर से छेड़छाड़ की ही नहीं गई, लेकिन प्रमोटर की परसेंटेज इंक्रीज हो गई। अब बताइए, सबको समझ में आया? हमने बायबैक प्रमोटर से किया ही नहीं, ना हमने प्रमोटर को शेयर दिए। प्रमोटर के पास पहले भी 20 शेयर थे, आज भी 20 शेयर है, बस फर्क कितना हुआ, पहले उनके पास 100 में से 20 थे और आज उनके पास 50 में से 20। ऐसा करने से प्रमोटर की परसेंटेज शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो गई। अब हमको बताइए कितने लोगों को समझ आ गया? रेज योर हैंड्स एंड टेल समझ आ गया? पक्का? ठीक है, चलिए तो देखिए यही लाइन लिखी थी यहाँ पर, स्ट्रैटेजिकली इंक्रीज प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग सब्जेक्ट टू सेबी सास्ट रेगुलेशन। ये टेक ओवर रेगुलेशंस होती हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो यही तो हेडिंग थी, ऑब्जेक्टिव्स। यही हेडिंग थी, ऑब्जेक्टिव्स। ओके, चलिए देखिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला बताओ, समझ आया? अभी अभी हमने पूरा एक्सप्लेन किया था आपको। बायबैक करने का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंप्रूव अर्निंग पर शेयर। बायबैक करने से अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन इन दिस? ओके, सेकेंड कह रहे हैं अगर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। आप ऐसे सोचिए, वही अर्निंग, हम अपने एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं, 100 शेयर थे, 50 बायबैक हो गए। वही अर्निंग पहले 100 लोगों में बट रही थी, वही अर्निंग अब 50 लोगों में बट रही है, तो ऑब्वियसली उनका जो रिटर्न है, उनका जो अर्निंग है, वो पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट में कोई डाउट? थर्ड, टू इनहैंस द कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी। इसी के आगे लिख लो, कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक के आगे लिख लीजिए इंक्रीज इन promoters shareholding, increase in promoters shareholding। ओके, प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग इंक्रीज कैसे हो रही है ये अभी हमने आपको बता दिया। और इस पॉइंट का मतलब है इनहैंस कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक। कई बार कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कंपनी में मेरा स्टेक ज्यादा हो। अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, पहले उसमें ओनर्स का स्टेक कितना था 20% और पब्लिक का कितना था 80%। प्रमोटर्स ने कहा हम अपना स्टेक बढ़ाना चाहते हैं। अपना स्टेक बढ़ाने के लिए कंपनी ने क्या किया, बायबैक। और बायबैक करने के बाद रिजल्ट देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि प्रमोटर्स का स्टेक कितना हो गया 40%, एटलीस्ट 20% से इंक्रीज होकर 40% हो गया। तो जब कभी प्रमोटर्स को अपना स्टेक बढ़ाना होता है तब भी कंपनी क्या करती है, बायबैक। ओके, फोर्थ,
टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड्स। इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे अब हम लोग। यहां तक सब कुछ क्लियर है? व्हाट डू वी मीन बाय टेक ओवर? अच्छा, एक बात बताइए, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना चाह रही है, एक्वायर करना चाह रही है, तो उसका तरीका क्या है? अगर हम आपकी कंपनी को खरीदना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? अगर हम आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद लें, टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर हम आपकी कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स खरीद लें तो आपकी कंपनी को हम ओन करने लग जाएंगे। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, आपकी कंपनी के शेयर्स पब्लिक में थे, ठीक है, अगर हमें आपकी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो हम पब्लिक से आपके शेयर खरीद लें। आपने अपने आप को टेक ओवर से बचाने के लिए क्या किया? पब्लिक से कोई और आपके शेयर खरीदता उससे पहले आपने पब्लिक से खुद अपने शेयर खरीद लिए। अगर आपने पब्लिक से खुद अपने शेयर खरीद लिए तो आपने टेक्निकली क्या किया? बाय बैक। और ऐसा आपने इसलिए किया ताकि कोई और पब्लिक से मेरे शेयर ना खरीद ले, यानी आपने अपने आप को टेक ओवर से बचाने की कोशिश करी। ठीक है, बहुत आराम से समझिएगा इस पॉइंट को। फिर से लिखा है टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड। हम अपने आप को टेक ओवर से बचाना चाह रहे हैं। टेक ओवर से बचाने का तरीका समझिए। फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं, वही हमारी कंपनी है, ठीक है, कंपनी में 20% जो है वो प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर तो अपना शेयर देखो बेचेंगे नहीं। 80% किसके पास थे? पब्लिक के पास। एक दूसरी कंपनी थी एक्वायरिंग कंपनी। एक्वायरिंग कंपनी ने कहा हमको इस कंपनी को टेक ओवर करना है। इनके 80% शेयर्स जो मार्केट में हैं, अगर हम वो खरीद लें, ठीक है, तो हम ओनर बन जाएंगे। इस कंपनी ने कहा मेरे जो शेयर पब्लिक में है वो कोई और खरीदे, इससे पहले हम ही अपने शेयर खुद खरीद ले रहे। और अगर कंपनी ने खुद अपने शेयर खरीद लिए हैं तो वो अल्टीमेटली क्या कर रही है? बायबैक। और ऐसा करके उसने अपने आप को किससे बचा लिया? टेक ओवर से। आ गई बात समझ में? अगर इसी हम लोग एग्जाम्पल में देखें, ये सिचुएशन अगर है तो एक्वायरिंग कंपनी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एक्वायरिंग कंपनी? एक्वायरिंग कंपनी जो खरीद रही है। एक्वायरिंग कंपनी पब्लिक से इस कंपनी के मैक्सिमम कितने शेयर खरीद सकती है? 80%। बायबैक करने के बाद जरा बताओ प्रोपोर्शन क्या आ रहा था? बायबैक करने के बाद 40% था प्रमोटर के पास और 60% था किसके पास? पब्लिक के पास। यानी अब अगर एक्वायरिंग कंपनी चाहे तो मैक्सिमम कितना खरीद सकती है? 60%। पहले वो जहां 80% तक खरीद सकती थी, अब वो सिर्फ कितना खरीद सकती है? 60%। तो जब कभी किसी कंपनी को डर होता है कि कोई दूसरी कंपनी पब्लिक से मेरे शेयर खरीद के हमको टेक ओवर कर लेगी, ऐसी कंपनी ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खुद ही खरीद लेती है ताकि पब्लिक के पास उसके शेयर बचे ही ना और कोई थर्ड कंपनी उसको एक्वायर ना कर ले। दैट इज व्हाट इज द पॉइंट कि कंपनी अपने आप को टेक ओवर से बचाना चाहती है। ठीक है, अगर आपको ये पूरा प्रैक्टिकली नहीं समझ में आया फिगर्स से, तो आप सिर्फ इतनी सी बात समझ लीजिए, कोई और हमारे शेयर पब्लिक से खरीद के हमारा मालिक बन जाए, उससे बेटर हमने क्या किया? खुद के शेयर हमने खुद ही खरीद लिए। और अगर अपने खुद के शेयर हम खुद खरीद रहे हैं, यानी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? बाय बैक। एनी डाउट इन दिस पॉइंट? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? बायबैक रेगुलेशन, सेबी की बायबैक रेगुलेशन। सेबी की बायबैक रेगुलेशन कौन सी कंपनीज में लगती है? लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर क्या लगता है? कंपनीज एक्ट। लिस्टेड कंपनीज में क्या लगता है? कंपनीज एक्ट प्लस सेबी रेगुलेशन। अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक। बायबैक करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या था? अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा, और थर्ड क्या था? कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक, यानी इंक्रीज इन प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग। और फोर्थ क्या था? टेक ओवर से अपने आप को प्रिवेंट करना। एनी डाउट? ओके। फिफ्थ, टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स एंड अलाउ प्रॉफिटेबल डिप्लॉयमेंट ऑफ कैश सरप्लस। जब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से शेयर खरीदती है तो बदले में उनको क्या देती होगी? कैश। तो जब कभी कंपनी के पास सरप्लस कैश होता है तो कंपनी ये कहती है कि भाई हमारे पास सरप्लस कैश है,
हम अपने शेयर होल्डर से शेयर खरीद लेते हैं और बदले में उनको कैश पे कर देते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर डूइंग बायबैक. ओके, कंपनी शेयर खरीद रही है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायबैक एंड रिडेम्पशन? रिडेम्पशन शब्द भी सुना है आपने, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. रिडीम करना और बायबैक करने में फर्क क्या हुआ? अच्छा, दोनों में फर्क होता है. बायबैक क्या हुआ? कंपनी ने अपने शेयर खरीद लिए, ठीक है. और रिडेम्पशन में? रिडेम्पशन में कंपनी अपना शेयर खरीद नहीं रही है. जिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको शेयर दिया गया था, जब वो टाइम खत्म हो जाएगा तो आपको वो शेयर कंपनी को वापस करना होगा. इक्विटी शेयर्स का रिडेम्पशन पीरियड कितना होता है? सोच के बताओ, कुछ पढ़ा होगा. 20 इयर्स, 30 इयर्स, चलो 50. नहीं होता, कभी रिडीम नहीं होते, कभी नहीं. इक्विटी शेयर्स कभी रिडीम होते हैं? हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम इस टाइम कुछ समझा नहीं रहे हैं. कुछ बच्चे ऐसी शक्लें बनाए हैं, पता नहीं क्या समझा रही है. अभी अभी इस वक्त हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, कुछ समझाया नहीं. हमने आपसे ये पूछा, इक्विटी शेयर्स कितने साल में रिडीम होते हैं? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. प्रेफरेंस शेयर्स कितने साल में रिडीम होते हैं? 30 इयर्स, 20 इयर्स, पक्का 20. और डिबेंचर्स, डिबेंचर रिडीम होते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप 10 इयर्स, पक्का. आपको अकेले बोलने में डर लगता है, जब आप देखते हैं 4-5 आवाजें और हैं तो आपको कहीं से हिम्मत मिल जाती है कि यही सही होगा, भले ही सब गलत क्यों ना बोल रहे हो, है ना. कोई नहीं, चलिए. टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. कई बार अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को सही करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसमें इक्विटी ज्यादा है, डेट कम है, डेट ज्यादा है, इक्विटी कम है, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है. तो हम लोग एक सिचुएशन लेके चलते हैं. मान लीजिए हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसमें डेट कम है, इक्विटी ज्यादा है. अब अगर हम थोड़ा बैलेंस करना चाह रहे हैं तो हम क्या करें, बताइए. क्या करना पड़ेगा? इक्विटी को रिड्यूस करें. और इक्विटी को रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ? बायबैक. टू सपोर्ट शेयर प्राइस ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्लगिश मार्केट कंडीशन. स्लगिश का मतलब लिख लो, व्हेन मार्केट इज मूविंग वेरी स्लो. व्हेन मार्केट इज मूविंग वेरी स्लो, बहुत धीमे चल रही है मार्केट. देखिए, अंडरस्टैंड करिए, जब कंपनी का ईपीएस बढ़ता है, हमको एक बात बताइएगा, अगर मान लीजिए हमने अपनी कंपनी के शेयर्स बायबैक कर लिए, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है. हमने अपनी कंपनी के शेयर बायबैक करे. अगर हमने कंपनी के शेयर बायबैक करे तो हमारा ईपीएस क्या होगा? बढ़ जाएगा. जब मेरी कंपनी में ईपीएस ज्यादा है तो लोगों के लिए मेरी कंपनी का शेयर ज्यादा अट्रैक्टिव होगा कि नहीं होगा? बताइए. इन्वेस्टर्स की नजरों से, शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहे, इन्वेस्टर की नजरों से इन्वेस्टर मेरी कंपनी का शेयर खरीदना चाहेंगे कि नहीं खरीदना चाहेंगे? क्यों? क्योंकि उसका ईपीएस ज्यादा है. अगर ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी कंपनी का शेयर खरीदना चाहेंगे तो मेरी कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी. और अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे. मतलब समझ में आया? यानी जब कोई कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करती है तो उसका ईपीएस इंक्रीज हो जाता है. जैसे ही पर शेयर अर्निंग इंक्रीज होगी, मेरी कंपनी का शेयर बड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा. सारे इन्वेस्टर सोचेंगे इस कंपनी के शेयर में पैसा लगाओ क्योंकि इस कंपनी का ईपीएस बहुत है, इस कंपनी में हमें अर्निंग्स बहुत अच्छी होंगी. सब लोग मेरी कंपनी का शेयर डिमांड करने लगेंगे और अगर शेयर डिमांड करने लगेंगे तो हमारा शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. तो कई बार जब मार्केट में मेरी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत डाउन जा रहा होता है, उसको इंक्रीज करने के लिए भी कई बार अपनी कंपनी शेयर्स अपने बायबैक कर लेती है. ये पॉइंट समझ में आया? टू सपोर्ट शेयर प्राइस ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्लगिश मार्केट कंडीशन. यानी जब मार्केट में हमारा शेयर प्राइस डाउन जा रहा है और हम चाहते हैं मेरे शेयर का प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो जाए, उसको इंक्रीज करने का एक तरीका होता है कि हम बायबैक कर लें. जब हम शेयर बायबैक करेंगे तो हमारा ईपीएस बढ़ जाएगा. ईपीएस बढ़ जाएगा तो मेरा शेयर लोगों के लिए अट्रैक्टिव होगा. अगर शेयर अट्रैक्टिव होगा तो वो मेरे शेयर की डिमांड करेंगे और अगर वो शेयर की डिमांड करेंगे, जिस चीज की भी डिमांड ज्यादा होती है उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी. एनी कंफ्यूजन?
लॉजिकली समझ आ रहा है? ठीक है, देखो एक तरीका ये भी था कि आप ये सारे ऑब्जेक्टिव याद कर लें, रट लें, बट टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों ऐसा हो रहा है. ओके ओके, टू सर्विस द इक्विटी मोर एफिशिएंट, टू सर्विस द इक्विटी में इक्विटी शेयर होल्डर्स भी लिख सकते हो. कंपनी कह रही है हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, हम उनके लिए ज्यादा करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज करें, हमारे पास जितने शेयर होल्डर्स हैं हम उन्हीं को ज्यादा रिटर्न देना चाह रहे हैं. मेरी इस लाइन को सुनिए और बताइए कंपनी ऐसी सिचुएशन में क्या करे. कंपनी ये कह रही है हम बहुत सारे इक्विटी शेयर होल्डर नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारे कम शेयर हो और उन्हीं को हम ज्यादा ज्यादा अर्निंग दें. ऐसा करने के लिए कंपनी क्या करेगी? नंबर ऑफ शेयर्स कम कर लेगी. नंबर ऑफ शेयर कम करने का मतलब क्या हो गया? बाय बैक. तो ये कह रहे हैं टू सर्विस द इक्विटी शेयर होल्डर्स मोर एफिशिएंटली, हम अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेटर सर्विस देना चाहते हैं, ज्यादा रिटर्न्स देना चाहते हैं. ठीक है, ऐसा करने के लिए हमें बाय बैक करना पड़ेगा. ओके, लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं अब हम, 9th. जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी के शेयर्स हैं मार्केट में लोगों के पास, और लोग मेरी कंपनी का शेयर बेचना चाह रहे हैं. अच्छा, एग्जाम्पल से लेके चलते हैं. मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी ने शेयर होल्डर्स को शेयर जब इशू किया था, ठीक है, तो उन्होंने दिया था लेट से ₹100 पर. ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा. मेरी कंपनी ने जब शेयर इशू किया था तो ₹100 पे दिया था और बहुत सारे लोगों ने ₹100 पे मेरा शेयर खरीद लिया. जब से उन्होंने मेरा शेयर खरीदा है तब से लगातार इसकी वैल्यू डाउन जा रही है मार्केट में. आज प्रेजेंट डे, ठीक है, मेरा जो शेयर है वो मार्केट में ₹80 का बिक रहा है. बताओ शेयर होल्डर ये शेयर बेचना चाहेगा कि नहीं बेचना चाहेगा? बताइए, आप शेयर होल्डर हैं, आपने ₹100 का शेयर खरीदा था, आज ये मार्केट में ₹80 का बिक रहा है, आप इसको बेचना चाहेंगे कि नहीं? क्यों नहीं बेचना चाहेंगे? लॉस हो रहा है. आप कह रहे भैया ₹100 का हमने खरीदा था, हम ₹80 का बेच देंगे तो मेरा ₹20 का लॉस हो जाएगा. जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कोई भी शेयर होल्डर अपना शेयर मार्केट में बेचना नहीं चाहता. और देखा जाए तो इन बेचारे शेयर होल्डर्स को इस शेयर का बर्डन झेलना पड़ रहा है, क्योंकि लॉस में वो शेयर को लिए हुए हैं, मार्केट में वो बेच नहीं सकते. ऐसे बर्डन से इनको बचाने के लिए कंपनी आई और कंपनी ने कहा कि आप हमको ये शेयर बेच दीजिए और हम आपका ये शेयर ₹105 में खरीद लेंगे. अब बताइए आप ये शेयर बेचना चाहेंगे कि नहीं? शेयर होल्डर के पास सिचुएशन समझो, उसने ₹100 का खरीदा था, मार्केट में ₹80 का बिक रहा है, कंपनी ऑफर दे रही है ₹105 में खरीदने की. एज अ शेयर होल्डर आप क्या करेंगे? आप कंपनी को वो शेयर बेच देंगे, क्योंकि आप ये सोचेंगे भैया ऐसे तो हमारा शेयर बिक नहीं रहा है, कंपनी कम से कम 105 में ले रही है, कंपनी को दे दो और इस शेयर से छुटकारा पाओ. यानी कि कंपनी ने बाय बैक करके अपने शेयर होल्डर्स को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी. एग्जिट अपॉर्चुनिटी समझ गए? शेयर छोड़ने की अपॉर्चुनिटी दी कि तुम ऐसे तो मार्केट में बेच नहीं पा रहे हो, तुम हम ही को ये शेयर दे दो ताकि तुम मेरा शेयर छोड़ के जा सको. अब पॉइंट पढ़ो जरा, लिखा क्या था 9th. बताइए समझ में आया कि नहीं 9th पॉइंट? आ गया? देखिए लिखा है टू प्रोवाइड एन एडिशनल एग्जिट रूट टू शेयर होल्डर्स व्हेन शेयर्स आर अंडर वैल्यूड. अंडर वैल्यूड मतलब मार्केट में कम के बिक रहे हैं. अगर वो शेयर मार्केट में 80 का बिक रहा है तो शेयर होल्डर मार्केट में 80 का नहीं बेचेगा क्योंकि उसने 100 का खरीदा था. ऐसी सिचुएशन में कंपनी बायबैक का ऑफर लाएगी और कंपनी कहेगी कि हम ₹105 में आपसे खरीदने को तैयार हैं. ऐसा करके एक एडिशनल एग्जिट रूट मिल जाएगा, शेयर होल्डर्स अपना शेयर कंपनी को बेच के जा सकते हैं. अब बताइए इन 9 पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? एवरीथिंग इज क्लियर? पक्का? लॉजिकली समझ में आ रहा है? चलिए आगे फिर. ओके. अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 68. हम लोग ने देखा था कि लिस्टेड कंपनी को भी अल्टीमेटली कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी कंपनी भी है और सेबी रेगुलेशंस भी लगेंगे. तो यहां पर ये कह रहे हैं कि लिस्टेड कंपनी को
कंपनीज एक्ट के सेक्शन 68 के कंडीशंस भी कंप्लाई करने पड़ेंगे। और अब जो कंडीशंस लिख के आ रही हैं वो सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज आर गवर्न्ड बाय सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कौन सा था सेक्शन 68? किसका था? बायबैक। एंड रूल 17 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, listed company have to comply with regulations laid down by SEBI also। also का मतलब क्या हो गया? लिस्टेड कंपनी को कंपनीज एक्ट का सेक्शन 68 तो फॉलो करना ही है, प्लस क्या फॉलो करना है? सेबी रेगुलेशन। Pursuant to section 68 of the Companies Act, a company may purchase its own shares or other specified securities out of, बताइए इसको क्या कहते थे? ये किस चीज के पॉइंट्स हैं? कहां से बायबैक किया जा सकता है? सोर्सेज ऑफ बायबैक। लिख लीजिए यहां पर, दीज आर द सोर्सेज ऑफ बायबैक। कहां कहां से बायबैक कर सकते हैं? नाउ अंडरस्टैंड, बायबैक के लिए सोर्स की जरूरत क्या पड़ी? ये बताइए, बायबैक करते वक्त कंपनी को पैसा देना है कि कंपनी को पैसा मिलेगा? देना है। किसको? शेयर होल्डर को। जब कंपनी ने शेयर इशू किया था तो वो शेयर दे दिया शेयर होल्डर को और उनसे पैसा ले लिया। आज कंपनी उनसे शेयर अपना खरीद रही है तो वो शेयर आ जाएगा कंपनी के पास और बदले में कंपनी को पैसा देना होगा। ये पैसा जो उसे शेयर होल्डर्स को देना है, ये पैसा कंपनी कहां से लाएगी? ठीक है, 3 सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से? कहां से दे सकती है? फ्री रिजर्व से दे सकती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से दे सकती है, और तीसरा वाला क्या है? प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स, मतलब नए शेयर इशू करे, उससे पैसा आया और उस पैसे से बायबैक किया। ये पढ़ा है पहले कभी? शक्लें तो ऐसी बनाई कि ये क्या आ गया नई चीज? पढ़ा है ना पहले? पढ़ा क्या, बल्कि याद किया होगा ये तो। हाँ या ना बोल सकते हैं आप। ऐसे क्या कुछ गर्दन स्टिफ सी हो गई है? कोई दिक्कत? पढ़ा है ना? यस और नो? ओके, तो 3 सोर्सेज हैं बायबैक के। कहां कहां से बायबैक हो सकता है? फ्री रिजर्व से हो सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से हो सकता है, और नए शेयर इशू करके बायबैक किया जा सकता है। लेकिन इसकी एक शर्त होती है, नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स shall be made out of proceeds of an earlier issue of same kind of share। यानी कि हम जिन शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं उन्हीं शेयर को इशू करके पैसा नहीं कमा सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, एक ए कैटेगरी है, एक बी कैटेगरी है। अब जरा सिचुएशन समझिए, हम 2 कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर्स लेके चल रहे हैं, एक ए कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर्स है, एक बी कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर है। हमें ए कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर के 50 शेयर्स का बायबैक करना था, ठीक है। 50 शेयर्स का बायबैक अगर हमें करना है तो मेरे पास 3 ऑप्शन क्या है बताइए? फ्री रिजर्व से कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन नए शेयर इशू करके पैसा कमाए और उस पैसे से बायबैक करें। हमने तीसरा ऑप्शन यूज किया, और तीसरे ऑप्शन के लिए हमने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। हमने ए कैटेगरी के 50 शेयर्स इशू करे, ठीक है। इससे जो पैसा आया उससे हमने ए कैटेगरी के ही 50 शेयर बायबैक कर लिए। कोई फायदा हुआ? अगर हमें बायबैक करने ही थे तो हमें किसी दूसरी कैटेगरी के शेयर इशू करके बायबैक करना चाहिए था। सेम कैटेगरी ऑफ शेयर को हम इशू भी कर रहे हैं, सेम कैटेगरी ऑफ शेयर को अगर हम बायबैक भी कर रहे हैं तो नेट इफेक्ट 0 आ जाएगा। कुल मिला के क्या हुआ? ए कैटेगरी के 50 शेयर इशू हुए, 50 शेयर बायबैक हो गए, ठीक है। इसलिए कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर हम नए शेयर इशू करके बायबैक करना चाहते हैं तो वो नए शेयर किसी दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करने चाहिए। जिस कैटेगरी के शेयर बायबैक हो रहे हैं उसी कैटेगरी के शेयर्स को इशू करके हम पैसा नहीं कमा सकते। इज इट नाउ क्लियर? ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ बायबैक की अगर सेक्शन 68 के हिसाब से बात करते हैं तो 3 सोर्सेज हो सकते हैं। पहला, फ्री रिजर्व से कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हैं, और फ्रेश इशू से। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? वो फ्रेश इशू शुड नॉट बी ऑफ द सेम कैटेगरी जिसका बायबैक किया गया है। नेक्स्ट, अगेन इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कंडीशंस फॉर बायबैक।
बायबैक करने की क्या क्या कंडीशंस होंगी? सबसे पहले कह रहे हैं बायबैक शुड बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स, यानी अगर कोई कंपनी बायबैक करना चाहती है तो उसका मेंशन लिखा होना चाहिए कहां पर? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। ओके अच्छा ये बताइए बायबैक करने के लिए किसकी अप्रूवल चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कि शेयर होल्डर्स की? शेयर होल्डर्स की, पक्का? आई रिपीट माई क्वेश्चन, बायबैक करने के लिए किसकी अप्रूवल चाहिए? शेयर होल्डर्स की कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की? शेयर होल्डर्स की। आप शेयर होल्डर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपने अगली लाइन में देख लिया, जब हम आपको ए पॉइंट पढ़ा रहे थे तो आप बी पॉइंट में झांक रहे थे और आपने देख लिया अच्छा स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा है, इसका मतलब शेयर होल्डर्स अप्रूवल। फिर से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बायबैक करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए कि शेयर होल्डर्स की? इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटम ऑफ बायबैक। व्हाट इज क्वांटम? क्वांटिटी, कितना बायबैक किया जा रहा है उस पर डिपेंड होगा। अगर 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी तक का बायबैक है तो हमें किसकी अप्रूवल चाहिए होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। और अगर हम 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी से ज्यादा का बायबैक करना चाह रहे हैं तो हमको किसकी अप्रूवल चाहिए होती है? शेयर होल्डर्स। अच्छा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आउट ऑफ यू आर देयर जो अभी पहली बार मॉड्यूल 2 दे रहे हैं, जिन्होंने मॉड्यूल 1 नहीं पढ़ा अभी तक? कोई ऐसा बच्चा है जिसने आज तक मॉड्यूल 1 नहीं पढ़ा और पहली बार मॉड्यूल 2 देने जा रहा है? ऐसा होता है, वैसे आपको पता है ऐसा ऑप्शन होता है, आप कोई भी मॉड्यूल दे सकते हो। हमें लगा आप यही सोचोगे ऐसा कहाँ होता है। एनीबडी जिसने मॉड्यूल 1 नहीं पढ़ा है? सबने मॉड्यूल 1 पढ़ा है, भले एग्जाम दिया हो ना दिया हो, पढ़ा सबने है। कुछ लोग शायद ऐसे भी हैं जो एग्जाम भी दे चुके हैं, वेटिंग फॉर व्हाट टू से, है ना? तो पढ़ा है ना सबने, फिर ऐसी शक्ल बना के क्यों बैठे हो कि जिंदगी में पहली बार बायबैक सुन रहे हैं? तो ये तो पढ़ा है भाई। 10% तक के लिए किसकी अप्रूवल चाहिए? बोर्ड की, और उससे ज्यादा के लिए शेयर होल्डर्स की। सो बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, बट इफ द बायबैक अमाउंट्स टू 10% or less of total paid up equity capital and free reserves, then board resolution is enough and company is not required to pass any special resolution. Okay, तो सिंपल लिमिट है 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व तक का बायबैक करना है तो बोर्ड की अप्रूवल, और अगर हमें 10% से ज्यादा का बायबैक करना है तो हमें किसकी अप्रूवल चाहिए? शेयर होल्डर्स की। अच्छा शेयर होल्डर्स मैक्सिमम कितने की अप्रूवल दे सकते हैं? 35? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। बायबैक इज 25% or less of aggregate of paid up capital and free reserves of the company. तो ये दो लिमिट्स होती हैं, ठीक है? अगर 10%, एक चीज और जो ध्यान देने वाली थी, पहले भी हमने आपको बताया था, जो बोर्ड वाली लिमिट होती है उसमें 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स होता है, और जो शेयर होल्डर्स वाली लिमिट होती है उसमें कितना होता है? 25% ऑफ paid up capital and free reserve. What is the difference between paid up equity capital and paid up capital? Paid up capital में equity preference सब include हो गया, लेकिन paid up equity capital में सिर्फ equity। तो अगर हमें 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक करना है तो किसकी परमिशन चाहिए? बोर्ड रेजोल्यूशन। और अगर हमें 10% से ज्यादा करना है तो हमें शेयर होल्डर्स की परमिशन चाहिए होती है, लेकिन शेयर होल्डर्स भी मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हैं? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट आ जाइए डी पॉइंट पे। ये इसके ऊपर जो हाउएवर लिखा था वो वाली चीज थी कि इक्विटी मैक्सिमम, अगर मान लीजिए पेड अप कैपिटल में सिर्फ इक्विटी है तो मैक्सिमम कितना बायबैक हो सकता है? 25%। देखिए लिखा है हाउएवर in respect of buyback of equity shares in a financial year, maximum equity कितना buyback हो सकता है? The reference to 25% in this clause shall be construed with respect to its total paid up equity capital in that financial year. तो अगर हम ये पूछना चाहें कि maximum equity कितना buyback हो सकता है, so that is 25% of paid up equity capital. Okay, sources of buyback बताइए जरा, आपको क्या क्या होता था?
फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड फ्रेश इशू। कहां से नहीं हो सकता? उस कैटेगरी ऑफ शेयर्स को नया इशू करके नहीं कर सकते जिस कैटेगरी को बायबैक करना है। कंडीशंस ऑफ बायबैक की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? ऑथराइजेशन होना चाहिए आर्टिकल्स में, ठीक है। किसकी अप्रूवल चाहिए? 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी तक के लिए बोर्ड की, और 25% ऑफ पेड अप कैपिटल के लिए शेयर होल्डर्स की। इससे ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते, ठीक है, पक्का? हाँ, डाउट? हाँ बेटा। हाँ हाँ, ओके। एक डाउट ये आया है, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि अनवेलकम टेक ओवर बिड्स के लिए कई बार अपनी कंपनी को टेक ओवर से बचाने के लिए हम कंपनी जो होती है वो अपने मैक्सिमम शेयर्स बायबैक करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे डाउट ये आया है कि इस लाइन के हिसाब से तो मैक्सिमम हम 25% तक बायबैक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर कंपनी टेक ओवर से बचाना चाहती है तो उसको ज्यादा बायबैक करना पड़ेगा, ठीक, यही डाउट है आई गेस। देखिए, पहली चीज तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम लोग सेबी के रेगुलेशंस में, एलओडीआर रेगुलेशन में ये भी देखेंगे कि मैक्सिमम पब्लिक के पास हो कितनी सकती है, ठीक है। उसकी भी एक रेगुलेशन है कि मैक्सिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होगी और मैक्सिमम प्रमोटर शेयर होल्डिंग कितनी हो सकती है। तो पब्लिक के पास जितना है उतने से ही बायबैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जब हम लोग बाकी के रेगुलेशंस पढ़ेंगे तब इसका आंसर मिलेगा। इसके अलावा एक और रेगुलेशन है जो इसको गवर्न करती है, टेक ओवर रेगुलेशन। जब कोई टेक ओवर करने आता है, ठीक है, तो वो कितने शेयर परचेज कर सकता है उसके ऊपर भी लिमिट है, और ये सब अलग अलग चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना ध्यान रखना, जब हम लोग सेबी की एलओडीआर रेगुलेशन पढ़ेंगे और टेक ओवर पढ़ेंगे तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि ये कंपनी के ऊपर नहीं होता कि वो प्रमोटर को कितना दे रही है, पब्लिक को कितना दे रही है। इसका भी सेबी ने बताया है कि मैक्सिमम प्रमोटर के पास कितना हो सकता है, मैक्सिमम पब्लिक के पास कितना हो सकता है। रैदर ये बताया है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होती है, कम से कम आपको पब्लिक को इतना देना पड़ेगा, रिमेनिंग आप प्रमोटर के पास रख सकते हो। और वैसे भी आप सोचिए, ज्यादातर कंपनीज किसके पास ज्यादा शेयर्स रखना चाहेंगी? प्रमोटर के पास, ताकि उनके पास ओनरशिप राइट्स रहें। अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर्स पब्लिक को ही दे दिए तो फिर उनका ओनरशिप राइट कम हो गया ना, पब्लिक ज्यादा ओनर बन गए। तो इसलिए इतने शेयर होते ही नहीं है पब्लिक के पास। तो जितने होते हैं उसमें से 25% ऐसे कम लग रहा है आपको, लेकिन जब आप ये देखोगे ना कि टोटल शेयर ही इतने हैं, उसमें से 25 हमको करना है, तो वो इक्वल आ जाएगा। ओके फाइन, चलो नेक्स्ट कंडीशन देखिए। द रेशियो ऑफ एग्रीगेट सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट्स ओड बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। ये पॉइंट याद आया? डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1, यानी जो ऑप्टिमम डेट इक्विटी रेशियो होता है वो कितना होता है? 2:1। अब अगर हमारा डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है और इसके बाद कंपनी ने बायबैक किया, तो बायबैक का मतलब क्या हुआ? इक्विटी कम होगी कि डेट कम होगा? इक्विटी कम होगी। अगर इक्विटी कम होगी तो हमारा ये रेशियो जो है ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं अगर आप बायबैक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि हमारा डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा ना हो जाए। समझ में आ गया कि एक्सप्लेन करिए पॉइंट? पक्का? इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन। मान लीजिए 2:1 है और कंपनी ने हाफ इक्विटी बाय कर ली, तो आपको नहीं लग रहा रेशियो अब 2:0.5 हो जाएगा? ये बढ़ गया, डिफरेंस देखो बढ़ गया। इक्विटी इनकी सिर्फ 0.5 है जबकि डेट इनके 2 हैं। ये नहीं हो सकता। कह रहे हैं अगर कोई कंपनी बायबैक करना चाहती है तो वो बायबैक कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट उनका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा ना हो जाए। इस लिमिट को ध्यान में रख के बायबैक करना होगा। समझ आ गया? कुछ नया नहीं है बेटा, सब वही सारी चीजें जो आप पहले पढ़ चुके हो। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लाइन क्या थी बताइए? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ कंपनीज के लिए इस रेशियो को इंक्रीज कर सकती है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर नोटिफाई अ हायर रेशियो ऑफ डेट टू कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स फॉर अ क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज। ई पॉइंट, all the shares or specified securities for buyback are fully paid up। कौन से शेयर बायबैक हो सकते हैं? सिर्फ जो फुल्ली पेड अप हो। एफ और जी बड़ा इजी है। एफ कह रहे हैं
द बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कह रहे हैं अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर बायबैक हो रहे हैं तो बताइए कौन सी रेगुलेशंस फॉलो होंगी? सेबी रेगुलेशन। और जी पॉइंट में देखो क्या लिखा है, द बायबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन क्लॉज एफ। मतलब कौन सी कंपनी बायबैक कर रही है? अनलिस्टेड। अगर अनलिस्टेड कंपनी बायबैक कर रही है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट और उसके रूल्स। ये वाली एक लाइन इंपॉर्टेंट मार्क करिए, हाउएवर no offer of buyback mentioned above shall be made within a period of 1 year from the date of closure of preceding offer of buyback. What is this? अगर आज बायबैक हुआ है तो अगला बायबैक कब हो सकता है? समझ में आया क्या पॉइंट है ये? अगर आज बायबैक हुआ है तो अगला बायबैक विद इन 1 ईयर नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी हर महीने अपने शेयर्स बायबैक कर रही है। तो ये कह रहे हैं नो ऑफर ऑफ बायबैक मेंशन्ड अबव शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ प्रीसीडिंग ऑफर ऑफ बायबैक। तो बायबैक कोई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है कि कंपनी हर महीने बायबैक कर रही है। बायबैक का मतलब कैपिटल से छेड़छाड़ की जा रही है। ओके, तो ये कह रहे हैं अगर आज आपने बायबैक किया है तो अगले 1 साल के अंदर अंदर आप दोबारा बायबैक नहीं कर सकते। दीज आर द कंडीशंस फॉर इशूइंग कंडीशंस फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। सबसे पहली कंडीशन बताइए कौन सी थी? आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन होना चाहिए। सेकेंड, परमिशन, किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल है तो बोर्ड की, 10% से ज्यादा है तो शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। और इक्विटी 1 साल में कितना बायबैक हो सकता है? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड कौन सी कंडीशन थी? डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1। ऑप्टिमम डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है। बायबैक करने के बाद ये रेशियो 2:1 से ज्यादा ना हो जाए। नेक्स्ट क्या था? सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स का ही बायबैक किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर लिस्टेड कंपनीज है तो सेबी रेगुलेशंस प्लस कंपनीज एक्ट, और अगर अनलिस्टेड है तो कंपनीज एक्ट। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? अगर आज बायबैक हुआ है तो अगला बायबैक का ऑफर विद इन 1 ईयर नहीं हो सकता। एनी डाउट? किसी भी पॉइंट में अगर आपको लॉजिकली कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ना समझ में आया हो, जैसे डेट इक्विटी रेशियो या एनीथिंग, तो आप अलग से पूछ लीजिएगा। आई कैन अंडरस्टैंड आप सबके सामने नहीं पूछ पा रहे हैं, ठीक है, बट आप अलग से पूछ जरूर लीजिएगा इफ यू हैव डाउट इन एनी पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट देखिए, एक लाइन और लिखिए, एवरी बायबैक शैल बी कंप्लीटेड within a period of 1 year from the date of passing of special resolution और board resolution। मतलब ये पॉइंट तो पढ़ा है हम लोग ने कई जगह। अगर आज बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है तो उसके कितने टाइम के अंदर बायबैक हो जाना चाहिए? 1 ईयर। इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? रेजोल्यूशंस की वैलिडिटी कितनी है? 1 ईयर। यानी अगर आज रेजोल्यूशन पास हुआ है तो 1 साल के अंदर बायबैक हो जाए। अगर 1 साल तक बायबैक नहीं हुआ तो हमको दोबारा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कौन सा रेजोल्यूशन? बोर्ड रेजोल्यूशन की शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन? डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी। ओके, फाइन। अभी तक देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोग सेक्शन 68 पढ़ रहे थे कंपनीज एक्ट का, और अब जरा देखो हेडिंग क्या आई? बायबैक रेगुलेशंस ऑफ सेबी। यानी अब हम लोग देखने वाले हैं सेबी की बायबैक रेगुलेशंस। तो इसमें देखिए ये इन्होंने पूरा बताया हुआ है, डेफिनेशंस, कंडीशंस ऑफ बायबैक, ये सब चीजें हैं जो हम लोग सेबी के रेगुलेशन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले आ जाइए, देखिए डेफिनेशंस, बल्कि एप्लीकेबिलिटी देख लो। एप्लीकेबिलिटी में सिंपल लिखा होगा, बताइए ये रेगुलेशन किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी। सेबी बायबैक रेगुलेशन 2018 अप्लाई टू buyback of shares or other specified securities of a company in accordance with applicable provisions of the Companies Act। वही सिंपल चीज, अगर अनलिस्टेड है तो कंपनीज एक्ट, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो कंपनीज एक्ट प्लस सेबी रेगुलेशन। डेफिनेशंस में आ जाइए। सबसे पहली डेफिनेशन है एसोसिएट की, पढ़िए देखिए समझ में आया कि नहीं?
आ गया? एनी पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैविंग कंट्रोल ऑफ द कंपनी, या फिर सेकेंड पॉइंट हुज एम्प्लॉय ऑफिसर डायरेक्टर इज ऑल्सो अ डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ओके, तो अगर मेरी कंपनी का कोई डायरेक्टर कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी का भी डायरेक्टर और एम्प्लॉय है तो हम लोग क्या हो गए? एसोसिएट। ठीक है, ये एसोसिएट की डेफिनेशन सेबी की बायबैक रेगुलेशन में है, इसको एसोसिएट कंपनी से कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, एनी डाउट इन एसोसिएट? पक्का? ओके, बायबैक पीरियड पे आइए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। और अब जरा एक बार प्रोसेस समझिए, ओवरऑल प्रोसीजर। वैसे तो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल प्रोसीजर देखेंगे बायबैक का, लेकिन एक ओवरऑल प्रोसीजर हम आपको बता देते हैं। बायबैक में क्या होता है, सबसे पहले रेजोल्यूशन पास होता है, बल्कि अगर आप उससे पहले से स्टार्ट करो तो मीटिंग बुलाई जाती है, फिर मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा। कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? बोर्ड की स्पेशल, हर बार गलत बताओगे मतलब, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी, या तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ या तो स्पेशल रेजोल्यूशन। 10% तक है तो बोर्ड, 10% से ज्यादा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन। नाउ यहां से प्रोसेस शुरू हुआ, रेजोल्यूशन पास होते ही ये डिसाइड हो गया कि बायबैक होना है। अब कंपनी करती क्या है, कंपनी एक प्राइस न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट में निकाल देगी और अपने सारे शेयर होल्डर्स को एक अनाउंसमेंट करेगी कि हम अपने शेयर इतने रुपए में खरीदना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, मार्केट में शेयर 100 चल रहा है तो कंपनी ने एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट निकाला कि हम अपने शेयर 150 रुपए में बायबैक करना चाहते हैं। जब कंपनी न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट निकाल देगी, अब शेयर होल्डर्स धीरे धीरे अपने शेयर कंपनी को टेंडर करेंगे। टेंडर मतलब बेचेंगे, बेचना शुरू करेंगे। शेयर होल्डर्स अपने शेयर कंपनी को देंगे, बदले में कंपनी क्या करेगी, उनको प्राइस पे कर देगी। जैसे ही प्राइस पे कर दिया, ठीक है, उसके बाद उन शेयर्स को क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रॉय। प्रोसेस समझ में आया बायबैक का? सबसे पहले ये डिसीजन हुआ, यानी रेजोल्यूशन पास हुआ। रेजोल्यूशन पास होने के बाद कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि हम अपनी कंपनी का शेयर इतने इतने रुपए पे बायबैक कर रहे हैं। जो जो शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड होंगे वो अपना शेयर कंपनी को दे देंगे और कंपनी उनको पेमेंट कर देगी। यहाँ पेमेंट करते ही बायबैक का प्रोसेस खत्म। यानी देखा जाए तो बायबैक का प्रोसेस शुरू कहां से हुआ था? जब रेजोल्यूशन पास हुआ। और खत्म कहां हो रहा है? जब शेयर होल्डर्स को उनके शेयर की पेमेंट कर दी गई। इस पूरे ड्यूरेशन के बीच में जो पीरियड होता है उसी को क्या कहा जाता है? बायबैक पीरियड। समझ में आया? देखो क्या लिखा हुआ है, द पीरियड बिटवीन, बायबैक पीरियड क्या होता है? द पीरियड बिटवीन डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन और डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ पोस्टल बैलेट फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन। ये दोनों एक ही बात हो गई, या तो बोर्ड रेजोल्यूशन होगा या तो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। यहां से पीरियड शुरू होगा और खत्म कहां हो रहा है? देखिए, एज द केस मे बी टू ऑथराइज बायबैक ऑफ शेयर एंड द डेट ऑन विच पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर्स who have accepted the buyback offer is made. तो बायबैक पीरियड शुरू कहां से हुआ? द डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ वहां से बायबैक पीरियड शुरू हुआ और खत्म कहां हुआ? जिस दिन शेयर होल्डर्स को उनके शेयर की पेमेंट कर दी गई। इस पूरे पीरियड को क्या कहा जाता है? बायबैक पीरियड। एनी डाउट? समझ आ गया? पक्का? हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट के अंदर की सेबी रेगुलेशंस के अंदर? सेबी रेगुलेशन। सबसे पहली डेफिनेशन किसकी पढ़ी थी? एसोसिएट। एसोसिएट मतलब एनी पर्सन हु इज हैविंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंपनी, या जिस कंपनी का एम्प्लॉय डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी का भी एम्प्लॉय डायरेक्टर है तो वो दोनों कंपनी एसोसिएट हो गई। फिर कौन सी डेफिनेशन पढ़ी? बायबैक पीरियड। बायबैक पीरियड कहां से शुरू होगा? जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ। खत्म कहां होगा? जिस दिन कंसिडरेशन पे कर दी। ये कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है? कंपनी। किसको दे रही है? शेयर होल्डर्स। ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बायबैक? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड फ्रेश इशू। लेकिन फ्रेश इशू कहां नहीं हो सकता? सेम कैटेगरी का फ्रेश इशू नहीं हो सकता जिसका हम बायबैक करने जा रहे हैं। What were the conditions of buyback as per the Companies Act? First, authorized by article. Second, approval. Board of Directors की approval कितनी लिमिट तक? 10% of paid up equity capital. Shareholders की
25% ऑफ पेड अप कैपिटल। और एक साल में इक्विटी मैक्सिमम कितना बायबैक हो सकता है? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। थर्ड कंडीशन, बायबैक करने के बाद डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1। नेक्स्ट, कौन से शेयर्स का बायबैक हो सकता है? फुल्ली पेड शेयर का ही बायबैक किया जा सकता है। लिस्टेड कंपनी है तो सेबी रेगुलेशन, अनलिस्टेड है तो कंपनीज एक्ट। अगर आज बायबैक किया है तो अगले एक साल तक दोबारा बायबैक नहीं किया जा सकता। और अगर आज हमने रेजोल्यूशन पास किया है तो वो रेजोल्यूशन की वैलिडिटी इज ऑल्सो 1 ईयर। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, पक्का? कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिए। नो? चलिए, वील स्टॉप इट हियर। आगे की डेफिनेशंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके?